कल्पना कीजिए कि आप एक प्लेन से सफर कर रहे हैं जिसमें एक वायरस फैल गया है। एक एक करके सभी पैसेंजर की जान जा रही है और अगली बारी आपकी हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके प्लेन को कोई दूसरा देश भी उतरने नहीं दे रहा है और आपका अपना देश भी कह रहा है कि यहां भी मत आओ। तब आपकी क्या हालत होगी, है ना सोचने वाली बात। दोस्तों, आज जो कहानी आपके लिए लेकर आया हूं उसमें कुछ ऐसा ही होता है। ये एक कोरियन फिल्म है जो सस्पेंस, थ्रिलर और ड्रामा के साथ एक्शन और डिजास्टर जैसे जॉनर्स का बेहतरीन मिक्सचर है। 2021 में रिलीज इस कहानी को 6.8 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। तो बैठ जाइए अपनी कुर्सी की पेटी बांधकर, क्योंकि कहानी आपको बहुत ऊंचा उड़ाने वाली है। और हाँ, कहानी को बीच में छोड़ने या स्किप करने का बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि अगर आपने इसका एंड नहीं देखा तो आपको नींद नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं इस रोमांचक कहानी को। कहानी एक बैकग्राउंड नरेशन के साथ शुरू होती है जो इंटरनेशनल एविएशन लॉ के एक नियम के बारे में बताता है। बताया जाता है कि अगर फ्यूल की कमी या किन्हीं अन्य कारणों की वजह से किसी भी प्लेन के सुरक्षित उड़ान में रुकावट आती है तो पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC में इमरजेंसी डिक्लेरेशन की घोषणा कर देता है। इस घोषणा के साथ ही उस प्लेन को लैंड करना सबसे जरूरी काम बन जाता है। जब कभी भी इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है तब सभी तरह के ऑर्डर्स को साइड करके प्लेन को उतारना पहली प्राथमिकता बन जाती है और इसके साथ ही नरेशन खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये रियल लाइफ में लागू होने वाला एक नियम है। ये लगभग वैसा ही है जैसा इमरजेंसी के टाइम कोई पायलट मेडे मेडे कहता है। नियम के तहत अगर कोई उच्च अधिकारी भी आदेश देता है कि प्लेन को लैंड नहीं करना है, तभी इमरजेंसी डिक्लेयर किए गए प्लेन को उतारना जरूरी होता है। अब देखना यह है कि इस कहानी में क्या क्या होता है और इस नियम का पालन किया जाता है या नहीं। इसके बाद हमें कहानी के पहले सीन में इंचियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भीड़ भाड़ को दिखाया जाता है। एक प्लेन के 3 पायलट अपनी फ्लाइट की तरफ जा रहे थे। इनमें फ्लाइट कैप्टन और रिजर्व पायलट के साथ फर्स्ट ऑफिसर ह्यूनसू भी था। तभी ह्यूनसू की नजर एक बाप और बेटी पर पड़ती है। शायद वो उन्हें जानता था, लेकिन वो उनसे मिले बिना आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो टिकट काउंटर पर यह जानने की कोशिश कर रहा था कि किस फ्लाइट में सबसे ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं। जाहिर है कोई उसे इस तरह की जानकारी क्यों देगा। तो फीमेल स्टाफ उसे ये बताने से मना कर देती है, लेकिन वो आदमी भी बहुत जिद्दी था। उसे बस इतना जानना था कि किस डेस्टिनेशन पर सबसे ज्यादा लोग सफर करते हैं। इन सब से आप भी समझ ही गए होंगे कि ये जरूर कुछ गड़बड़ करने की फिराक में है। फीमेल स्टाफ को भी ये सब अजीब लगता है और वो किसी तरह ये सब बताने से मना कर देती है। इरिटेट होकर वो आदमी फीमेल स्टाफ को भला बुरा कहता है और चला जाता है। अगले सीन में पुलिस ऑफिसर इन्हो को उसकी बेटी बताती है कि ऑफिसर की पत्नी वेकेशन पर गई है और वो ऑफिसर से नाराज थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑफिसर ने साथ घूमने का प्लान कैंसिल कर दिया था। इसलिए ऑफिस जाते समय ऑफिसर इन्हो अपनी पत्नी से साथ नहीं जाने के लिए माफी मांगता है और अगली बार साथ जाने का वादा करता है। सीन फिर से एयरपोर्ट पर शिफ्ट होता है जहां जाह्युक और उसकी बेटी सुमिन चेक इन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उनकी बारी आने ही वाली थी, लेकिन सुमिन को बाथरूम जाना था। जब जाह्युक साथ जाने की बात कहता है तो सुमिन अकेले जाने की बात कहती है, क्योंकि अगर दोनों वहां से चले गए तो उन्हें फिर लाइन में इंतजार करना होगा। जाह्युक उसे जाने देता है। सुमिन लेडीज बाथरूम जाती है, लेकिन वहां काफी भीड़ थी, इसलिए वो बगल के जेंट्स बाथरूम में चली जाती है। उसी जेंट्स बाथरूम में वो आदमी जो टिकट काउंटर पर उल्टे पुल्टे सवाल पूछ रहा था, एक टॉयलेट में एक औजार की मदद से अपनी बगल को काट रहा था। काफी दर्द होने और खून निकलने के बावजूद वो रुका नहीं। फिर एक कैप्सूल जैसी चीज को वो अपनी बगल में घुसा लेता है और वहां पर सिलाई कर लेता है। इस आदमी का नाम था जिनस्योक और आगे ये बहुत सारे कांड करने वाला है, तो देखते रहिए। जिनस्योक बाथरूम से निकलकर शीशे के सामने अपनी पट्टी वगैरह चेक करने लगता है ताकि किसी को पता नहीं चले कि उसने क्या गड़बड़ की है। उसे ऐसा करते हुए सुमिन देख लेती है और जिनस्योक भी उसे देख लेता है। फिर वो उसकी तरफ आने लगता है। इतने में जाह्युक अपनी बेटी को आवाज लगाते हुए जेंट्स बाथरूम में आ जाता है। पिता की आवाज सुनकर सुमिन बाहर आती है और दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद एक जगह पर बैठकर जाह्युक अपनी बेटी सुमिन के हाथों पर दवाई लगा रहा था, क्योंकि सुमिन को एक तरह की स्किन एलर्जी थी। तभी जिनस्योक वहां आ जाता है और उनसे बेतुके सवाल पूछने लगता है और बैग पर लगे टैग से जान लेता है कि ये दोनों हवाई जा रहे हैं। जाह्युक ना तो उसे पहचानता था और ना ही उसकी बातों का जवाब देना चाहता था, इसलिए वहां से जाने लगता है। पीछे से जिनस्योक कुछ आपत्तिजनक कह देता है। इतना सुनते ही जाह्युक भड़क जाता है और जिनस्योक पर गुस्सा करने लगता है। तभी सुमिन अपने पिता के कान में कुछ बताने लगती है। तब जिनस्योक पूछने लगता है कि ये मेरे बारे में बोल रही है ना। जाह्युक उसे फिर से धमकाता है और अपनी फ्लाइट लेने के लिए निकल जाता है। इधर ऑफिसर इन्हो अपने ऑफिस पहुंचता है। तभी उसके कोलीग को कुछ बच्चों की कंप्लेंट के बारे में पता चलता है। कोलीग ऑफिसर इन्हो को बताता है कि एक आदमी ने इंटरनेट पर एक धमकी वाला वीडियो अपलोड किया है जिसमें वो आज की डेट में प्लेन पर अटैक करने की बात कह रहा है। बच्चों का मानना है कि वो आदमी उनकी कॉलोनी का है। जब प्लेन पर अटैक वाली बात इन्हो सुनता है तो वो थोड़ा डर जाता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि आज उसकी पत्नी प्लेन से सफर कर रही है और आज ही प्लेन पर अटैक की धमकी दी गई है। पहले वो उस वीडियो को देखता है और फिर तहकीकात करने निकल जाता है। कुछ देर बाद ऑफिसर इन्हो और उसका कोलीग उन बच्चों के पास पहुंचते हैं जिन्होंने कंप्लेंट की थी। पूछताछ करने पर बच्चे बताते हैं कि वो आदमी किस फ्लैट में रहता है और कैसी हरकतें करता था। ऑफिसर को पता चलता है कि अटैक की धमकी देने वाला आदमी एक संकी है। गहराई से जांच के लिए ऑफिसर इन्हो उस आदमी के फ्लैट में जाता है। फ्लैट का दरवाजा खोलते ही भयानक बदबू आती है। इन्हो अंदर जाकर देखने लगता है कि किस चीज की बदबू आ रही है। काफी देर घर की तलाशी लेने के बाद उसे कई दिनों पहले मरे हुए इंसान की बॉडी मिलती है जो प्लास्टिक से रैप्ड की हुई थी। इधर एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां तीनों पायलट और बाकी क्रू मेंबर्स अपनी अपनी जगह संभालते हैं और पैसेंजर्स की बोर्डिंग तथा उड़ान की तैयारी में लग जाते हैं। फिर इस प्लेन के सभी पैसेंजर्स चेक इन करते हुए प्लेन बोर्ड करने लगते हैं। वो संकी आदमी जिनसियोक भी चेक इन करने लगता है। सिक्योरिटी उसके सामान में एक अजीब चीज देखते हैं। पूछने पर जिनसियोक बताता है कि उसे अस्थमा है और ये उसका इनहेलर है। फिर वो भी प्लेन में चढ़ जाता है और दोस्तों जिनसियोक उसी प्लेन में चढ़ गया था जिसमें जाह्युक और उसकी बेटी सुमिन थे और इसी प्लेन में ऑफिसर इन्हो की पत्नी भी थी। कुल मिलाकर इस प्लेन में 150 पैसेंजर्स सवार हो जाते हैं। ये प्लेन साउथ कोरिया के इंचियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अमेरिका के हवाई तक जा रही थी और इस फ्लाइट का नंबर होता है KI-501। कहानी के अंदर दो चीजें पैरेलल दिखाई जा रही थी। एक तरफ ऑफिसर इन्हो के द्वारा जिनसियों के घर की छानबीन करते हुए मरे इंसान की बॉडी का पता लगाना और इधर के KI-501 में पैसेंजर्स की बोर्डिंग और प्लेन का रनवे से उड़ान भरना। फिर बॉडी की जांच करने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। जांच में पता चलता है कि उसे जहर देकर मारा गया था। तभी एक आदमी को एक बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स रखी हुई थी। उनका वीडियो देखने पर पता चलता है कि वो आदमी चूहों पर सफेद पाउडर जैसे वायरस का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये वायरस जिन चूहों के ऊपर गिर जाता वो इससे इन्फेक्ट हो जाते थे और उन चूहों की दर्दनाक मौत हो जाती थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि पिंजरे के दूसरे चूहे जिन्होंने वायरस को छुआ भी नहीं होता है वे भी इस वायरस की वजह से मर रहे थे। मतलब ये वायरस हवा से फैलता था और बंद पिंजरे की वजह से इसका असर सभी चूहों पर पड़ रहा था। ऑफिसर इन्हो और वहां मौजूद सभी लोग ये सब देखकर हैरान थे कि ये क्या मुसीबत आ गई है। फॉरेंसिक टीम का एक सदस्य नोटिस करता है कि वायरस के फैलने का टाइम हर बार कम होता जा रहा है और ये तभी मुमकिन है जब वायरस को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया हो। मतलब जिनसियोक ने इस वायरस को किसी बड़ी तबाही के लिए मॉडिफाई किया था। इन्हें पता चलता है कि वहां जो बॉडी थी उसे इसी वायरस से मारा गया था। मतलब ये वायरस इंसानों के लिए भी जानलेवा है। घर की छानबीन से ऑफिसर इन्हो को यह कंफर्म हो जाता है कि इस घर में रहने वाला आदमी जिनसियोक है और वही प्लेन पर अटैक की धमकी दे रहा था। जिनसियोक अभी किस प्लेन में है ये पता लगाने के लिए ऑफिसर इन्हो एयरपोर्ट जाने लगता है। रास्ते में उसे ये भी डर सता रहा था कि कहीं वो हवाई जाने वाली फ्लाइट में ना चढ़ गया हो, क्योंकि उसी फ्लाइट से ऑफिसर की पत्नी भी सफर कर रही थी। प्लेन के अंदर जाह्युक और चीफ फ्लाइट अटेंडेंट की बातों से हमें पता चलता है कि जाह्युक को प्लेन में सफर करने से डर लगता है। इस बीच जिनसियोक मौका मिलते ही प्लेन के बाथरूम में चला जाता है। फिर अपनी बगल में छुपाए हुए कैप्सूल को निकालता है और इनहेलर की मदद से बाथरूम में फैला देता है। दरअसल वो इस कैप्सूल में छुपाकर वही वायरस लाया था जिसे उसने बड़ी तबाही के लिए जेनेटिकली मॉडिफाई किया था। फिर जिनसियोक बाहर निकलता है तो उसे सुमिन दिखाई देती है जो बाथरूम जाना चाहती थी। वो अंदर जाती इससे पहले एक पैसेंजर अंदर चला जाता है। जिनसियोक सुमिन के कान में कुछ बोलता है और वहां से चला जाता है। इधर बाथरूम के अंदर पैसेंजर देखता है कि छत से पाउडर जैसा कुछ गिर रहा था। वो एक फ्लाइट अटेंडेंट को सारी बात बताता है। फ्लाइट अटेंडेंट बाथरूम चेक करती है तो उसे भी पाउडर उड़ता हुआ दिखाई देता है, तो वो सफाई करके चली जाती है। थोड़ी देर बाद जाह्युक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बगल में बैठा आदमी प्लेन पर अटैक की धमकी वाला वीडियो देख रहा था। आदमी बताता है कि वो प्लेन का वाईफाई यूज करके ये वीडियो देख रहा है। जब जाह्युक ध्यान से वीडियो देखता है तो उसे समझ आता है कि ये वही आदमी है जो एयरपोर्ट पर उससे बदतमीजी कर रहा था। तभी उसे महसूस होता है कि उसकी बेटी सीट पर नहीं है। आगे जाने पर उसे अपनी बेटी दिखाई देती है जो काफी डरी हुई उसी बाथरूम के पास खड़ी थी। जाह्युक धमकी वाली वीडियो सभी फ्लाइट अटेंडेंट को दिखाकर कहता है कि ये आदमी इस वीडियो में धमकी दे रहा है, इसी फ्लाइट से सफर कर रहा है और अपनी बगल में कुछ छिपा कर लाया है। इसके अलावा उसने मेरी बेटी को बहुत अजीब बात कही थी। चीफ फ्लाइट अटेंडेंट सुमिन से पूछती है कि बताओ उसने क्या कहा। तब सुमिन बोलती है वो कह रहा था यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब मरने वाले हैं। चीफ फ्लाइट अटेंडेंट जाकर जिनसियोक से बात करती है और उसे भी शक हो जाता है कि ये आदमी ठीक नहीं है। फिर ये सब जिनसियों को कुछ कहते तो नहीं लेकिन उस पर नजर रखने लगते हैं। कुछ टाइम बाद वही फ्लाइट अटेंडेंट जिसने प्लेन के बाथरूम में पाउडर यानी वायरस की सफाई की थी दोनों पायलट को खाना देने जाती है और अनजाने में पायलट के खाने पर वायरस डाल देती है। इस बीच बहुत से लोग बाथरूम यूज करते हैं
और अनजाने में ही खुद को और अपने आसपास बैठे दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करते जाते हैं। ये सब देखकर जिनसियों को काफी खुशी हो रही थी, क्योंकि उसका प्लान काम कर रहा था। उधर ऑफिसर इन्हो एयरपोर्ट पर पता लगा लेता है कि जिनसियोक के I-501 से हवाई जा रहा है। उसे पैसेंजर्स लिस्ट में जिनसियों के नाम के साथ अपनी पत्नी का नाम भी दिख जाता है। ऑफिसर इन्हो को यह जानकर काफी धक्का लगता है। ये स्काई कोरिया का एक प्लेन था, तो इन्हो उस कंपनी के स्टाफ से बात करने लगता है। वो बताता है कि मैं लोकल पुलिस से हूं, हमें जिनसियों के घर से एक डेड बॉडी मिली है और वायरस के एक्सपेरिमेंट के वीडियोज भी मिले हैं। उसने प्लेन पर अटैक की धमकी दी थी और अभी ये आपके प्लेन में वायरस से अटैक करने वाला है। लेकिन जब वो देखता है कि स्काई कोरिया के स्टाफ जरूरी एक्शन लेने से कतरा रहे हैं, तो इन्हों पूरी जिम्मेवारी लेते हुए एक्शन लेने को कहता है। इधर प्लेन के अंदर उस पैसेंजर की तबीयत खराब होने लगती है जिसने सबसे पहले बाथरूम यूज किया था। उसके आसपास के दूसरे पैसेंजर्स पर भी वायरस का असर होने लगा था और सबको हल्की खांसी होने लगी थी। कुछ देर बाद वो आदमी बाथरूम जाता है, जहां उसके आंखों से खून आने लगता है। दर्द से तड़पता हुआ वो आदमी सब लोगों से मदद मांगने लगता है, लेकिन इससे पहले कि कोई उसकी मदद करता, वो फर्श पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब होते हुए बहुत से पैसेंजर्स देख रहे थे, जिनमें जाह्युक भी था। तभी वो देखता है कि उस आदमी की मौत पर जिनसियोक मुस्कुरा रहा है, इसलिए वो जिनसियोक से भिड़ जाता है और दोनों में हाथापाई होने लगती है। फिर जाह्युक उसकी कमीज हटाकर उसकी बगल का घाव सबको दिखा देता है। वहीं कॉकपिट में पायलट को एयरलाइन कंपनी से मैसेज मिलता है कि उनके प्लेन पर टेरर अटैक हुआ है। मैसेज में जिनसियों का नाम भी लिखा था। अंदर क्या चल रहा है ये देखने के लिए फर्स्ट ऑफिसर ह्यूनसू कॉकपिट से बाहर आने लगता है और फ्लाइट कैप्टन प्लेन उड़ाने लगता है। तभी चीफ फ्लाइट अटेंडेंट वहां आकर बताती है कि एक आदमी की मृत्यु हो गई है। प्लेन के अंदर आकर फर्स्ट ऑफिसर ह्यूनसू दोनों को अलग करता है, लेकिन वो जाह्यू को देखकर हैरान रह जाता है। लेकिन क्यों, ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। ह्यूनसू के पूछताछ करने पर जिनसियोक पहले तो बहाना बनाता है, लेकिन अपना राज खुलते देख भागने लगता है। कुछ पैसेंजर्स उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देते हैं। इस बीच जिनसियोक वायरस फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन पैसेंजर्स उसे पकड़ लेते हैं। फिर उसे बांधकर अगल बैठा दिया जाता है। इसके बाद नीचे एयरलाइन कंपनी में संदेश भेजा जाता है कि जिनसियोक को पकड़ लिया है और एक आदमी की मृत्यु हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को इसकी जानकारी दी जाती है। आगे हम इन्हें मिनिस्टर कहने वाले हैं। प्लेन में इस अफरा तफरी के बाद सब शांत होकर अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं और आपस में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। सब थोड़े नर्वस और कंफ्यूज थे, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं था कि वहां क्या चल रहा था। मौका मिलने पर जाह्युक फर्स्ट ऑफिसर ह्यूनसू का हालचाल पूछने लगता है। तब ह्यूनसू खुलासा करता है कि उसने एयरपोर्ट पर उन दोनों बाबेटी को देखा था, लेकिन वो कभी जाह्युक से मिलना नहीं चाहता था। इतना कहकर ह्यूनसू वहां से चला जाता है। इनकी बातों से हम ये समझ पाते हैं कि पहले इन दोनों का कोई पंगा हो चुका है। फिर ह्यूनसू उस बाथरूम की जांच करने पहुंचता है और उसे जिनसियों के कारनामों के बारे में पता चल जाता है। इसी बीच कई पैसेंजर्स को खांसी होने लगती है, जो वायरस का असर बढ़ने का संकेत था। इधर मिनिस्टर एयरपोर्ट पहुंचती है और एक अधिकारी से पूछती है कि हम प्लेन को वापस क्यों नहीं बुला लेते। अधिकारी कहता है कि हम अमेरिका से बात करके प्लेन लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पैसेंजर्स को जल्दी बाहर निकाल सके। मिनिस्टर प्रेस के जरिए घटना की जानकारी देना चाहती थी, लेकिन टाइसू नाम का एक उच्च अधिकारी सलाह देता है कि हमें मामले की तहकीकात करने के बाद ही लोगों को जानकारी देनी चाहिए। इधर प्लेन में ह्यूनसू फ्लाइट कैप्टन को इंटरकॉम के जरिए सारी जानकारी देता है। ह्यूनसू ने बताया कि प्लेन में वायरस फैल गया है और कई पैसेंजर्स को फीवर और खांसी होने लगी है। शायद मैं भी इन्फेक्ट हो गया हूं। आप इन्फेक्ट ना हो जाएं, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि आप कॉकपिट में अकेले ही रहें। लेकिन हम देखते हैं कि वायरस का असर तो फ्लाइट कैप्टन पर पहले ही हो चुका है। इधर एयरपोर्ट के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में सभी अधिकारी मिनिस्टर के साथ मामले को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें पता चलता है कि जिनसियों के घर से मिली बॉडी और प्लेन में मरने वाले इंसान की बॉडी पर एक जैसे निशान है। इससे कंफर्म हो जाता है कि दोनों वायरस एक ही है और प्लेन में वो वायरस फैल चुका है। इसके अलावा पुराने मॉडल का प्लेन होने की वजह से हवा अंदर ही घूमती रहती है, जिसका मतलब देर सभी पैसेंजर्स वायरस से इन्फेक्ट होने वाले हैं। सभी अधिकारी वायरस से निपटने का तरीका खोजने लगते हैं। फिर इन्हें जिनसियों के बारे में जानकारी मिलती है। वो प्रीको नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी में माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रूप में काम करता था, लेकिन 4 साल पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी। वो फार्मास्यूटिकल कंपनी जहां जिनसियो काम करता था, वो कंपनी भी इन्हें कोई जानकारी नहीं दे रही थी। ये जानने के बाद मिनिस्टर को दाल में कुछ काला जरूर लगता है, लेकिन वो कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकती थी। कुल मिलाकर इन्हें कोई ऐसा सुराग नहीं मिल रहा था जिससे जिनसियों के बारे में ज्यादा कुछ पता लगा सके। तभी ऑफिसर इन्हों सलाह देता है कि हमें जिनसियों से पूछताछ करनी चाहिए। वो प्लेन की जगह जमीन पर भी वायरस फैला सकता था। उसने प्लेन पर ही अटैक क्यों किया? शायद वो फेमस होना चाहता है या उसकी कोई डिमांड होगी, इसलिए उससे बात कीजिए।
चूंकि कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए जिनसियोंग से पूछताछ करने का फैसला किया जाता है। फिर चीफ फ्लाइट अटेंडेंट और फर्स्ट ऑफिसर ह्यूनसू उससे बात करते हैं। ह्यूनसू पूछने लगता है कि तुमने ये सब क्यों किया और तुम्हें क्या चाहिए। इस पर जिनसियोंग कहता है कि मैं इस प्लेन पर मौजूद सभी लोगों की मौत चाहता हूं। ये सुनकर सभी अधिकारी हैरान रह जाते हैं। वो सनकी आगे बताता है कि सभी लोग प्लेन से कहीं भाग नहीं सकते, इसलिए ये वैसे ही मरेंगे जैसे चूहे पिंजरे में मरते हैं, और ये सब देखकर मुझे बहुत मजा आएगा। इस तरह की बातें सुनकर ह्यूनसू को गुस्सा आ जाता है और वो जिनसियों के साथ भिड़ जाता है। तभी प्लेन का संतुलन बिगड़ जाता है और प्लेन नीचे गिरने लगता है। सभी पैसेंजर्स उड़ने गिरने लगते हैं। फिर वो रिजर्व पायलट जो अपने वर्क शेड्यूल की वजह से सो रहा था, वो कॉकपिट की तरफ भागता है। अंदर जाने पर पता चलता है कि पायलट की मौत हो चुकी है और प्लेन बेकाबू होकर नीचे गिर रहा है। रिजर्व पायलट किसी तरह मरे हुए पायलट को हटाकर प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन के नीचे जाने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। तभी जाह्यूक कॉकपिट में आता है और एक लेवर खींचता है। फिर दोनों किसी तरह प्लेन को ऊपर उठाने लगते हैं। आखिर में समंदर में क्रैश करने से कुछ ही देर पहले दोनों किसी तरह प्लेन को ऊपर उठा लेते हैं और राहत की सांस लेते हैं। इधर पूछताछ कर रहा ह्यूनसू खुद को संभालता है और कॉकपिट की तरफ भागता है, ये जानने के लिए कि प्लेन नीचे क्यों गिर रहा था। कॉकपिट में पहुंचकर उसे सब समझ आ जाता है, लेकिन उसे जाह्यूक को वहां देखकर हैरानी होती है। फिर ह्यूनसू प्लेन की कमान संभालता है और चीफ फ्लाइट अटेंडेंट की गलतफहमी दूर करते हुए बताता है कि जाह्यूक सिर्फ पैसेंजर नहीं है, बल्कि वो एक होनहार पायलट रह चुका है, लेकिन अब रिटायरमेंट ले चुका है। इसके बाद एक फ्लाइट अटेंडेंट देखती है कि जिनसियों की मौत हो चुकी है। ये सभी बातें एयरपोर्ट के अधिकारियों को दी जाती है तो उन्हें भी झटका लगता है। तभी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में मौजूद सभी अधिकारियों को न्यूज मिलने लगता है कि हवाई की फ्लाइट में एक आदमी की मृत्यु हो गई है और उस प्लेन पर आतंकवादी हमला होने का अंदेशा है। अधिकारी समझ जाते हैं कि बात बाहर आ गई है। फिर पायलट की मौत और प्लेन के खतरनाक टर्बुलेंस से गुजरने के बारे में भी न्यूज आने लगती है। अब मिनिस्टर को सरकार की तरफ से बयान देने के लिए बाहर आना पड़ता है। वो प्रेस को बयान देते हुए प्लेन पर अटैक वाली वीडियो के बारे में बताने से लेकर अब तक हो चुकी सारी स्थिति बता देती है, साथ ही उचित कार्रवाई का आश्वासन भी देती है। इस न्यूज को प्लेन में बैठे पैसेंजर्स भी देख लेते हैं और वायरस के बारे में जानने के बाद काफी घबरा जाते हैं। कुछ पैसेंजर्स प्लेन को लैंड करवाने के लिए दबाव बनाने लगते हैं, लेकिन ऊपरी आदेश के बिना ऐसा करना संभव नहीं था, इसलिए फ्लाइट अटेंडेंट कोई जवाब नहीं दे पाती है। इस खबर के बाद प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स के परिवार वाले भी एयरपोर्ट की तरफ जाने लगते हैं। चिंता से भरी हुई ऑफिसर इन्हो की बेटी अपने पापा से मां के बारे में पूछने लगती है। ऑफिसर इन्हो बेटी को सांत्वना देता है। फिर वो अपने कुलीग के साथ प्रीकोन की तरफ निकल जाता है ताकि वायरस या उसके इलाज के बारे में और कुछ पता चल सके। इधर प्लेन में वायरस की वजह से कई पैसेंजर्स की मौत होने लगी थी। इन मौतों की वजह से बचे हुए पैसेंजर्स घबरा जाते हैं और वे अपने बीच के उन पैसेंजर्स को अलग करने की बात करने लगते हैं जिनमें इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई दे रहे थे। ये लोग शरीर पर छाले या फोड़ी को आधार बनाकर लोगों को प्लेन के पिछले हिस्से में भेजने लगे। सुमिन के हाथों पर स्किन एलर्जी का निशान था, लेकिन बाकी लोग इसे इन्फेक्शन का लक्षण समझने लगे और सुमिन के साथ जाह्यूक को भी पीछे भेज दिया, जबकि वो लोग प्लेन के आगे की तरफ बैठे रहे जिन पर किसी तरह का निशान नहीं था। फिर हमें पीछे बैठे पैसेंजर्स को दिखाया जाता है जिनकी हालत बहुत खराब थी। रिजर्व पायलट भी बहुत बीमार हो चुका था। दूसरी तरफ ऑफिसर इन्हो प्रीकोन पहुंच जाता है और अंदर जाने लगता है, लेकिन कंपनी की सिक्योरिटी टीम उसे रोकते हुए कहती है कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, अगर जांच करनी है तो वारंट लेकर आओ। ऑफिसर इन्हो के पास प्रीकोन को इस मामले से सीधे सीधे जोड़ने लायक सबूत नहीं थे, इसलिए वो वारंट के बिना ही आया था। फिर जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश में ऑफिसर इन्हो की सिक्योरिटी टीम से हाथापाई हो जाती है। वहां मौजूद प्रेस वाले ये सारी घटना न्यूज में दिखा देते हैं। इस बीच सभी अधिकारी इस कोशिश में लगे थे कि अमेरिका प्लेन को किसी भी नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड करने दे। तब अमेरिकी अथॉरिटी और साउथ कोरिया के पीएम की बात होती है। अमेरिकी लोग कहते हैं कि हम वायरस के फैलने का खतरा नहीं उठा सकते, इसलिए आप प्लेन को अमेरिका के किसी भी एयरपोर्ट पर नहीं उतार सकते। ये सारी बातें सैन फ्रांसिस्को के एटीसी की तरफ से ह्यूनसू को भी पता लगती है कि लैंडिंग परमिशन कैंसिल हो गई है। सरकार के आदेश का पालन करते हुए टाइसू प्लेन को वापस इंचियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने को कह देता है, इसलिए ह्यूनसू को प्लेन मोड़ना पड़ता है। अंदर बैठे सभी लोग प्लेन को वापस मुड़ते हुए देखकर काफी हैरान और दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब तक उन्हें ये उम्मीद थी कि वो कुछ ही देर में किसी एयरपोर्ट पर लैंड हो जाएंगे और उनका इलाज शुरू हो जाएगा। लेकिन प्लेन के वापस मुड़ने का मतलब था कि अभी लैंडिंग करने और उनका इलाज होने में काफी वक्त लगने वाला है। तब तक वे बच पाएंगे या नहीं, कुछ नहीं पता। फिर ऑफिसर इन्हो की पत्नी उसे फोन करके सारा हाल बताती है। इस पर ऑफिसर इन्हो अपनी पत्नी को भरोसा दिलाता है कि वह कोई रास्ता निकाल लेगा ताकि सब ठीक हो जाए। ऑफिसर इन्हो इस सोच में डूबा होता है कि अब क्या करे। तभी प्रीकोन में काम करने वाली एक औरत उसे फोन करती है।
वो एक आदमी के बारे में बताती है कि शायद इस आदमी ने जिंसियों के साथ मिलकर ये सब किया था, क्योंकि जैसे ही जिंसियों के बारे में न्यूज में दिखाया गया वो प्रीकोन से भाग गया। ऑफिसर इन्हो एक टीम के साथ उस आदमी के घर पहुंच जाता है, लेकिन वो आदमी एक स्कूटी लेकर भागने लगता है, तो ऑफिसर इन्हो भी एक कार से उसे चेस करने लगते हैं। इस चक्कर में ऑफिसर इन्हो की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसे काफी चोट भी लगती है। ऑफिसर को चोटिल देखकर वो आदमी भागना छोड़कर मदद करने आ जाता है। कुछ देर बाद वो बताता है कि मैं डर गया था इसलिए भाग रहा था। फिर वो पूरी बात बताता है। प्रीकोन को कहीं से ये वायरस मिला था। कई वैज्ञानिक वायरस की जांच कर रहे थे और जिनस्योक सबका हेड था। वायरस के संपर्क में आने की वजह से कुछ वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी और एक वैज्ञानिक गंभीर रूप से बीमार हो गया। प्रीकोन ने इन सबका जिम्मेवार जिनस्योक को ठहराया और कंपनी से निकाल दिया। बाद में जिनस्योक ने इंसाफ पाने की बात कहकर इस आदमी को वायरस का सैंपल देने के लिए मना लेता है। फिर उसने वायरस को मॉडिफाई किया और ये सब कांड कर दिया। ऑफिसर इन्हो उस आदमी से बीमार वैज्ञानिक का पता लेता है और उससे मिलने निकल जाता है। रास्ते में ऑफिसर इन्हो जिनस्योक के घर से मिले डेड बॉडी की रिपोर्ट भी साथ में ले लेता है, ताकि बीमार वैज्ञानिक ये बता सके कि दोनों वायरस एक ही है या नहीं। प्लेन से ह्यूनसू नीचे के अधिकारियों को बताता है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। तभी अधिकारियों को पता चलता है कि जाह्यू पहले पायलट रह चुका है। अधिकारी पायलट को सलाह देते हैं कि वो जाह्यू को प्लेन उड़ाने के लिए बुला ले। इस बीच हम चीफ फ्लाइट अटेंडेंट और जाह्यू को बात करते देखते हैं, जहां जाह्यू अपनी आखिरी फ्लाइट के बारे में बताता है। उस फ्लाइट में किसी वजह से आग लग गई थी। लैंड करने के बाद सभी क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स की जान तो बच जाती है, लेकिन एक फ्लाइट अटेंडेंट की मौत हो जाती है जो ह्यूनसू की पत्नी थी। ह्यूनसू इस घटना का जिम्मेवार जाह्यू को मानने लगता है और उससे नफरत करने लगता है। इतने में अपनी खराब हालत को देखते हुए और अधिकारियों की सलाह मानकर ह्यूनसू जाह्यू को कॉकपिट में बुलाता है और प्लेन उड़ाने के लिए मदद मांगता है, तो जाह्यू भी मान जाता है। इधर ऑफिसर इन्हो उस बीमार वैज्ञानिक से मिलता है और वो कंफर्म कर देती है कि दोनों वायरस एक ही है। इसके अलावा वैज्ञानिक ये भी बताती है कि प्रीकोन के पास इसका इलाज भी है। ऑफिसर इन्हो ये जानकारी टाइसू और मिनिस्टर को देता है। ऑफिसर इन्हो के अलावा मिनिस्टर, पुलिस और मीडिया के साथ प्रीकोन पहुंच जाती है। फिर सारे सबूत और गवाहों के बारे में बताते हुए वो कंपनी के लोगों को सहयोग करने के लिए मजबूर कर देती है। कंपनी को सहयोग करना पड़ता है और वो इलाज की घोषणा कर देते हैं। ये खबर न्यूज के जरिए प्लेन के यात्रियों और नीचे एयरपोर्ट पर बैठे उनके परिवार तक पहुंचती है, तो सभी खुश हो जाते हैं। ये जानकारी ह्यूनसू और जाह्यू को भी दी जाती है, तो ये भी राहत की सांस लेते हैं। इलाज मिलने की खबर, अपनी और प्लेन में बैठे सभी लोगों की हालत और प्लेन के फ्यूल की कंडीशन को देखते हुए ह्यूनसू जापान के नरीता एयरपोर्ट पर लैंड करने का फैसला करता है। ये एयरपोर्ट उनके नजदीक था, इसलिए वो एयरपोर्ट की तरफ प्लेन मोड़ लेते हैं। नरीता एटीसी को जब ये पता चलता है कि बायो टेरर अटैक वाला प्लेन उनके एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है, तो वे सकते में आ जाते हैं। इधर ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में अधिकारी रडार पर देखते हैं कि उनका प्लेन नरीता में लैंड करने वाला है, तो वे इसकी पुष्टि करते हैं। ह्यूनसू उन्हें बताता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं इमरजेंसी डिक्लेरेशन इशू कर रहा हूं। अधिकारी जापान से बात कर रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर इन्हें पता चलता है कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के जापान से बात करने और प्लेन के इमरजेंसी डिक्लेरेशन इशू करने के बाद भी जापान लैंडिंग करने नहीं दे रहा। फिर भी ह्यूनसू लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता रहता है। तभी जापान के 2 फाइटर जेट इनके प्लेन के पास आ जाते हैं और इन्हें वार्निंग देते हुए कहते हैं कि वापस चले जाओ। ह्यूनसू प्लेन के हालात को देखते हुए वार्निंग को नजरअंदाज कर देता है और रनवे की तरफ बढ़ता रहता है। ये देखकर दोनों फाइटर जेट्स वार्निंग फायर करने लगते हैं। ह्यूनसू एटीसी से कहता है कि हमने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है और हम उड़ान कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, हमें लैंड करने दीजिए। इसके बाद भी एटीसी के अधिकारी इन्हें वापस जाने के लिए कहते हैं, लेकिन ह्यूनसू नहीं रुकता क्योंकि सामने ही रनवे था और वो लैंडिंग गियर खींच देता है। तभी सामने से एक फाइटर जेट आने लगता है जो रनवे को ब्लॉक कर रहा था। क्रैश होने से बचाने के लिए इन्हें प्लेन को ऊपर उठाना पड़ता है। तभी ह्यूनसू की तबीयत बिगड़ जाती है और प्लेन बेकाबू होने लगता है। जाह्यू किसी तरह प्लेन को संभालता है और ह्यूनसू को वहां से हटाकर अकेले ही प्लेन उड़ाने लगता है। फिर वो प्लेन को साउथ कोरिया की तरफ ले जाने लगता है। कुछ देर बाद मीडिया के जरिए जापान सरकार ये संदेश देती है कि हमने साउथ कोरिया के एक प्लेन को अपनी जमीन पर लैंड करने से रोक दिया। उस पर बायो टेरर अटैक हुआ है। हमें पता चला है कि इस वायरस के इलाज की खोज पहले की गई थी, जबकि अपराधी ने बाद में वायरस को मॉडिफाई किया था, तो संभव है कि इलाज कारगर ना हो। इस न्यूज के आने के बाद प्लेन के यात्रियों के साथ साथ कोरिया के लोगों को भी लगने लगता है कि पता नहीं इलाज काम करेगा या नहीं। अब मामला और बिगड़ने लगता है। अधिकारी ये आशंका जताते हैं कि अगर इलाज कारगर नहीं हुआ तब क्या होगा। हो सकता है कि जब तक इलाज को पुख्ता किया जाए तब तक पूरे देश में वायरस फैल जाए। इसी डर से अमेरिका और जापान ने प्लेन लैंड नहीं करने दिया। इस पर मिनिस्टर कहती है
कि अगर हम उन्हें नहीं आने देंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे। इस पर टाइसू कहता है कि नीचे जो लोग प्लेन के यात्रियों की देखभाल और इलाज करेंगे वो भी तो हमारे ही लोग हैं। रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए हम भी प्लेन को लैंड करने नहीं दे सकते। ये सब सुनकर ऑफिसर इन्हो सीधा क्वारंटाइन सेंटर की तरफ चला जाता है और गन दिखाकर वहां के डॉक्टर से कहता है कि उसकी बॉडी में वो वायरस डाल दे, फिर वैक्सीन से उसका इलाज करें। अगर उस पर इलाज काम कर गया तो प्लेन को लैंड करवा सकते हैं। मतलब वो अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी पत्नी और बाकी लोगों को बचाना चाहता था। ये खबर मिनिस्टर तक पहुंचती है तो वो भी क्वारंटाइन सेंटर पहुंच जाती है। इधर प्लेन कोरिया की सीमा में पहुंच जाता है, जहां कोरियन जेट प्लेन को सोल एयरपोर्ट की तरफ ले जाने लगते हैं। नीचे यात्रियों के परिवार वालों को एक बस से सोल एयरपोर्ट भेजा जाता है। इस बीच पूरे देश के लोग वायरस और प्लेन के बारे में अपनी राय इंटरनेट पर देने लगते हैं। ज्यादातर लोग चाहते थे कि प्लेन उनके देश में न उतरे। सोचिए उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जो बिना गलती के मौत से लड़ रहे हैं, हजारों मीटर हवा में हैं। उन्हें दूसरे देश में भी नहीं उतरने दिया जा रहा है और अपने देश में भी नहीं उतरने दे रहे हैं। ऑफिसर इन्हो की हालत बहुत खराब हो रही थी और डॉक्टर्स उसे वैक्सीन दे रहे थे। ऊपर जाहियो को बताया जाता है कि एयरपोर्ट पर लोग प्लेन को लैंड नहीं करवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए लैंडिंग की जगह को बदल दिया गया है। इसलिए प्लेन को बस हवा में घूमते रहने के लिए कहा जाता है। नीचे यात्रियों के परिवार वाले जब सोल एयरपोर्ट के पास पहुंचते हैं तब प्रदर्शनकारी उन्हें काफी बुरा भला कहते हैं। ये सभी चीजें न्यूज के जरिए प्लेन के पैसेंजर्स भी देख रहे थे। सभी आपस में बात करने लगते हैं कि अच्छा यही होगा कि हम लैंड ना करें। दरअसल वे लोगों और अपनी सरकार के रवैये से टूट चुके थे। साथ ही उन्होंने प्लेन में चढ़ने से लेकर अब तक काफी कुछ झेला होता है। उनमें से ज्यादातर की हालत खराब थी और इलाज का भी भरोसा नहीं था। इसलिए ज्यादातर लोग अपने परिवार के लोगों को सेफ रखने के लिए लैंड ना करने का फैसला करते हैं। सुमिन और चीफ फ्लाइट अटेंडेंट कॉकपिट में आकर सभी यात्रियों के फैसले के बारे में जाहियो को बताते हैं तो उसे भी ऐसा करना सही लगता है। इसके बाद जाहियो प्लेन से एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता है जिसे न्यूज के जरिए पूरे देश में प्रसारित किया जाता है। जाहियो कहता है कि हम लोगों ने प्लेन लैंड नहीं करने का फैसला किया है। हम ये सब अपने परिवार और देश के लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। और इस तरह से बोलते हुए बहुत सारी बातें कहता है जिसे काफी लोग भावुक हो जाते हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद वो कम्युनिकेशन लाइन बंद कर देता है। इस संदेश को सुनकर सभी प्रोटेस्टर्स और अधिकारी भी हैरान रह जाते हैं। फिर जाहियो प्लेन को शहर के ऊपर से ले जाता है ताकि सभी पैसेंजर्स के नेटवर्क आ सके और लोग अपने परिवार वालों से आखिरी बार बात कर सके। सभी अपने परिजनों से बात करने लगते हैं और काफी भावुक हो जाते हैं। सब कुछ थम जाता है जैसे सब खत्म हो गया हो। तभी किसी चमत्कार की तरह लगभग मर चुके ऑफिसर इन्हो की सांसें चलने लगती है और वो मिनिस्टर से कहता है उन्हें वापस बुला लो। ऑफिसर के ठीक हो जाने का मतलब था कि इलाज कारगर है और सबको ठीक किया जा सकता है। मिनिस्टर टाइसू को कहती है कि इलाज काम कर रहा है, उन्हें वापस बुलाओ। पूरी ऑपरेशन टीम कोशिश करती है कि प्लेन से कांटेक्ट हो जाए, लेकिन कम्युनिकेशन लाइन बंद होने की वजह से कांटेक्ट नहीं हो रहा था। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता तो वे यात्रियों के परिवार वालों को बता देते हैं कि इलाज काम कर रहा है, उनसे बात करो और उन्हें वापस बुलाओ। सब जल्दी से अपने अपने परिवारजनों को फोन करने लगते हैं, लेकिन फोन नहीं लग रहा था। तभी एक आदमी कहता है कि उन तक मैसेज पहुंच रहा था। बस फिर क्या था, सभी मैसेज करने लगते हैं। प्लेन के अंदर सभी को ये बात पता चलती है तो सब खुशी से नाचने लगते हैं। ये बात जाहियो को भी बताई जाती है तो वो ऑपरेशन टीम से कॉन्फर्म करता है कि क्या ये सच है। अधिकारी उसे कहते हैं कि हाँ ये सच है, आप वापस आ जाइए। फिर अधिकारी एक दूर के एयरपोर्ट पर लैंड करने को कहते हैं, लेकिन समस्या ये थी कि प्लेन में इतना फ्यूल नहीं बचा था कि वो वहां तक जा सके। इसलिए जाह्युक एक एयरफील्ड की तरफ जाने लगता है जहां उसने अपनी ट्रेनिंग के दिनों में लैंडिंग सीखी थी। अधिकारी उसे वहां लैंड करने से मना करते हैं क्योंकि इसमें खतरा था, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए जाह्युक उस छोटे रनवे की तरफ प्लेन को मोड़ लेता है। प्लेन काफी ऊंचाई पर था और उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा थी, तो जाह्युक फ्यूल बचाने के लिए प्लेन का इंजन बंद करके एयरफील्ड का चक्कर लगाने लगता है। काफी मशक्कत के बाद ऊंचाई और स्पीड कम हो जाती है और रनवे नजदीक आ जाता है। फिर इंजन ऑन करके जाह्युक जैसे तैसे प्लेन को लैंड कर ही लेता है और प्लेन में सबकी जान बच जाती है। आखिरी सीन में दिखाते हैं कि प्लेन में सफर करने वाले सभी लोग ऑफिसर के घर पर गेट टुगेदर कर रहे थे, क्योंकि उसकी ही वजह से आज उन सबकी जान बची थी। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी और मेरा काम पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक जरूर करें। साथ ही मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इस कहानी ने आपको रुलाया था या नहीं। और फ्यूचर में ऐसे और दमदार एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बन जाइए हमारी कम्युनिटी का हिस्सा और मैं मिलता हूं आपसे एक और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए।